जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अशोक, कविता, दीपक चौहान, उपासना, कुंती, अनुज सोनी, भावना, चंद्रशेखर कुमार, गौरव शर्मा, जितेंद्र सिंह, मुनीस लाल, हिमांशु, गौतम, विकास बाबू, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे समास को। पहली कक्षा में हमने जाना था समास दरअसल में होता क्या है। दूसरी कक्षा में हमने जाना आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास को। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास। और आपका द्वंद्व समास के बाद में हम जानेंगे अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास के बाद में बहुव्रीहि समास, और फिर कर्मधारय की तरफ चलेंगे आपका। ठीक है, तो इतनी बात में किसी को मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, कर्मधारय तो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर हम एक विभेद की तरफ चलेंगे कि क्या अंतर होना चाहिए, नज तत्पुरुष क्या होता है संस्कृत वाला, उन सभी की बात हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार तैयार रहिए और बहुत ध्यान से समझना, पूरे विवेक के साथ में, और एकदम से दोस्त बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। आज हम एक नया समास शुरू करने जा रहे हैं, तीसरा समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। क्या बोला था मैंने? द्वंद्व नहीं बोलते, क्या बोलते? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता क्या है दरअसल में, याद रख लेना। आप लोग जानते हैं समास में कितने पद होते हैं, एक बार बताएं। मैंने आपको बताया था समास में कितने पद होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि समास में आपका 2 पद होते हैं। तो यानी कि मैं परिभाषा यदि लिखूं द्वंद्व समास की, तो मैं लिखूंगा वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य। ऐसे गांव का प्रधान नहीं, कभी सोचो गांव का प्रधान। तो क्या बोलेंगे? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों मुख्य हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा मुख्य है, या आप कह देंगे किसी दूसरे को ज्यादा मुख्य है। जैसे द्विगु में हमने पढ़ा तो एक संख्यावाची, फिर हमने पढ़ा एक विशेषण या विशेष्य होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होंगे। तो देखते हैं जरा, दोनों पद प्रधान होंगे तो क्या उदाहरण हमारे बनते हैं, याद रख लेना। और इसमें आगे की बात क्या आती है? और यदि उनका विग्रह किया जाता है। विग्रह क्या होता है? अलग अलग लिखना, मैंने आपको बताया था। विग्रह किया जाता है तो और या अथवा आदि का और या अथवा आदि का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव यानी कि जन्म, प्रादुर्भाव होता है। कब? जब विग्रह करेंगे। जैसे दोनों पद प्रधान है, मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण है इसका, सबसे अच्छा शब्द आता है आपका माता पिता। माता पिता हिंदी भाषा में जब मैं आपको चिन्ह पढ़ाऊंगा उस समय मित्र मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो चिन्ह होता है जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, यहां इसको बोलते हैं क्या? आपका योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास की एक पहचान योजक चिन्ह भी होता है, पहचान भी याद रखें। तो आप मुझे बताएं, माता और पिता में, माता और पिता में मुझे बताएं कौन प्रधान है? सारे दोस्त उत्तर करेंगे एक बार। माता प्रधान की पिता प्रधान?
अब आप ऐसा थोड़ी कह दोगे कि घर में माता जी की चलती है या पिताजी की चलती है तो वो प्रधान है। तो माता अपनी भूमिका में है, वो अपनी भूमिका में प्रधान है, और पिता अपनी भूमिका में प्रधान है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, माता पिता हो जाएंगे या नहीं होंगे? मैं बोलूं पाप पुण्य। अब आप कहेंगे नहीं भैया, पुण्य अच्छी चीज है तो पुण्य प्रधान होना चाहिए, लेकिन पुण्य का अपना अर्थ है और पाप का अपना अर्थ है। ऐसा थोड़ी होगा कि पुण्य पॉजिटिव वर्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, ये प्रधान हो जाएगा। बात है कि उस शब्द की अपना जो अर्थ है वह प्रधान है। पिता अलग प्रधान, माता अलग प्रधान। पाप पुण्य अलग अलग, दोनों आपके विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो पुण्य किन के लिए प्रधान है? जो पुण्य आत्मा होंगे, जो इंसान होंगे। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे उनके लिए क्या होगा? उनके लिए पाप प्रधान होगा। आप पॉजिटिव हैं तो आपको लगेगा पुण्य प्रधान होना चाहिए। जो नकारात्मक ऊर्जा वाले होंगे उनको लगता होगा पाप प्रधान होना चाहिए। ठीक, दोनों होंगे। क्या होंगे? दोनों होंगे। खरा खोटा, खरा खोटा। मेरा पुत्र तो खरा सिक्का है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मैं बोलूं मेरे छात्र खरे सिक्के हैं। खरे मतलब एकदम शुद्ध, और खोटा जिसमें कोई दोष हो, खरा खोटा। तो खरा तो हो गया प्योर, और ये हो गया खोटा, हो गया इम्प्योर। जैसे हम बोलते सीताराम, तो राम जी प्रमुख या सीता? तो दोनों प्रमुख हैं, सीताराम हो गया, सीताराम हो गया। अच्छा, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अन्न जल हो सकता है, अन्न जल, अन्न जल। अब मैं इसकी विभक्ति करूं तो क्या बोलूंगा? अन्न या जल, या अन्न और जल? अन्न और जल कह देंगे। तो ये मैंने बोला कि इसका जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो और कई बार या कई बार अथवा का प्रयोग होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त याद करते हैं योजक चिन्ह। मित्र, योजक चिन्ह इसकी पहचान है, लेकिन हमेशा योजक चिन्ह हो ये जरूरी नहीं है। आप भी शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अन्न जल हो गया, जैसे अपना पराया हो गया। ये तो भैया अपना का पराया तो विलोम शब्द होता है। हाँ जी, अपना और पराया, अपना और पराया। आगा या पीछा, आगा पीछा, ये भी विलोम शब्द हो गए। आगा पीछा। आजकल हो गया, ये भी विलोम शब्द हो गए। आजकल, आजकल हो गया। ठीक है, आजकल। और क्या हो सकते हैं आपका? सीताराम तो राम लक्ष्मण हो सकते हैं, राम लक्ष्मण। अभी मैं आपके शब्दों को भी एक बार देखूंगा, राम लक्ष्मण। ठीक है, जैसे धनुर्बाण हो गया, धनुर्बाण यानी धनुष और बाण। धनुर्बाण, एक तो धनुष हो गया, एक बाण हो गया, दो शब्द हो गए। जैसे 15 शब्द हो गया। बीच वाले जो शब्द थे याद हैं? 63 हो गया, 63। और भी शब्द आप ले सकते हैं। रात दिन शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द है। राजा रंक हो जाएंगे, रात दिन, रात दिन। फल फूल हो जाएंगे, फल फूल, फल फूल, फल फूल। बहुत बढ़िया। जितेंद्र कुमार जी ने लिखा है रातों रात, बहुत शानदार। आसपास बिल्कुल हो जाएगा। गौरव लाघव हो जाएगा, अग्रज अनुज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सोनू चाहर जी ने कहा रोटी सब्जी हो जाएगा। दो शब्द एक साथ सेट करने, गौरी शंकर बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन जब बहुवरी बताऊंगा तो बताऊंगा कि बहुवरी में उनको प्राथमिकता देनी है। प्रदुमन कुमार कह रहे हैं सर नंबर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस। बिल्कुल, लेकिन शून्य वाले अंक नहीं मित्र। ठीक है, खेल कूद बिल्कुल होगा, उछल कूद भी होगा, देश विदेश भी बिल्कुल होगा दोस्त। बहुत अच्छे शब्द आप सब लिखते हुए। गाड़ी घोड़ा बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। रात दिन सुख दुख हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आप समझे इसमें कितने शब्द होंगे? दो होंगे, दोनों के अपने अपने अर्थ होंगे। द्वंद्व समास में किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत आती है कि आप लोग पिछले वाले यूपीएसआई को देखो, या कई बार पूछा गया। मैं नहीं पढ़ाता था, लेकिन पिछली बार इससे प्रश्न बने, और पिछली बार पूछा गया द्वंद्व समास के भी भेद से प्रश्न अब आएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखोगे? लिखना द्वंद्व समास के भेद। एक बार मुझे बताइए, कर्मधारय समास के कितने भेद मैंने आपको बताए थे? द्वंद्व समास के भेद। कभी भी कोई पूछे मित्र, आप कहेंगे भैया जी 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
तीन भेद होते हैं, ठीक है। और ये तीन भेद कौन कौन से होंगे देखेंगे जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं दोस्त, ये तीन भेद कौन कौन से होंगे, तो ये तीन भेद होते हैं आपके पहला भेद इसमें होगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, उम्मीद करूंगा शायद कुछ अच्छे छात्र हमारे जानते भी होंगे। वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं आपका, भाई है तो द्वंद्व ही, दो पद ही प्रधान होंगे इसमें भी, लेकिन दो पद प्रधान में कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं ना जिनमें विलोम शब्द लिखे हुए होते हैं, विलोम शब्द लिखे हुए होते हैं, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। दूसरे समास की यदि बात करें तो दूसरा समास होता है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। अब इसमें कौन से शब्द आएंगे जी द्वंद्व समास के समाहार में, तो इसमें आ जाते हैं जो एक जाति का बोध कराते हैं, एक जाति का बोध कराते हैं, और यह भी नहीं पता चलता किसकी बात कर रहा है, बात तो एक जाति का बोध कराएंगे लेकिन अन्य पद की तरफ भी इशारा करते हैं। तीसरा होगा आपका, तीसरे की बात करते हैं, ये रंग बिरंगे पेन दिख भी जाते हैं, नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते हो। तीसरा होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है भाई साहब कि इतर की बात होगी, यानी कि सिर्फ लिखे शब्द का अर्थ होगा, अन्य कोई बोध नहीं कराएगा, सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे, अपना अर्थ देंगे या देते हैं, एक ही बात हुई। एक जाति का बोध से क्या मतलब है अभी समझेंगे हम लोग उदाहरणों से, समझना भाई साहब बड़े ध्यान से देखो। अमन पटेल जी कह रहे हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मुझे तो पीईटी ने लूटा, यूपीएसआई में कहां दम था। बहुत बढ़िया। अब पेपर दे करके ना बहुत दिन तक ये पैट वाला सब जगह सब लिख रहे हैं, ये सब लोग सोशल मीडिया, तुम लोग सोशल मीडिया पे इतने बिजी रहते हो, पढ़ते कब हो? पैट के पेपर में अगर देखे पिछली बार के दो पैट से खेल किया पैट ने, नो डाउट अपने पैटर्न को बदला, लेकिन पूछा भाई साहब सिलेबस से ही। कठिन प्रश्न पूछे लेकिन पूछे तो उसने सिलेबस से ही, ये तो सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि उसमें प्रश्नों का आप देखोगे तो जो करने के प्रश्न है, मान के चलो मैथ के जो 5 प्रश्न है, रीजनिंग के जो 5 प्रश्न है, हिंदी के जो आपका 15 क्वेश्चन है, ग्राफ में मान के चलो 2 ग्राफ कठिन आ गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है सॉल्व होने के लिए। तो जब कभी भी कठिन पेपर आता है तो उसका प्रभाव सब पर समान रूप से पड़ता है, उसके लिए आप परेशान मत होया करो, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आ गया। द्वंद्व समास के भेद, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो द्वंद्व समास के भेद होते हैं 3। वैकल्पिक द्वंद्व समास जिसमें विलोम शब्द आएंगे, आप लिखें जरा विलोम शब्द कौन कौन से आप जानते हैं। जैसे मैं एक विलोम शब्द जानता हूं, मैं लिखूंगा सुख दुख। क्या बोलोगे? सुख दुख, सुख दुख। सुख दुख की इस छांव से आगे निकल के देख, तू ख्वाहिशों के इस गांव से आगे निकल के देख। सुना है तुमने कभी किसी के द्वारा? सुख दुख मतलब 2 विलोम शब्द हो गए, जैसे जीवन मरण हो गया, जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? अब दोनों के दोनों ही अर्थपूर्ण है, तो ढूंढने का कोशिश कीजिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा था अभी, खरा खोटा। खरा खोटा एक शब्द मैंने लिखा था भाई साहब, लिखा था, हाँ जी। भला बुरा हम इसमें लिख सकते, भला यानी कि अच्छा आदमी होता है, और बुरा यानी कि खराब आदमी होता है, भला बुरा हो गया। यश किसी की प्रसिद्धि है, और अपयश जब किसी की बदनामी होती है।
दोनों विलोम शब्द हैं, दोनों के दोनों। देवासुर बिल्कुल हो सकता है, देवासुर, देवासुर, देव धन असुर, दो शब्द है इसमें। ये मैं आपको संधि विच्छेद जब हम इसके बाद में पढ़ेंगे जरूर होगा। देवासुर होगा, क्या हो जाएगा, देवासुर। शीतोष्ण बिल्कुल होगा, शीत माने ठंडा होता है और उष्ण माने गर्म होता है। ये दो शब्द होते हैं दरअसल में, शीत और उष्ण। उष्ण होता है गर्म और शीत होता है ठंडा। दोनों मिलके शीतोष्ण कैसे हो गया, ये संधि में सीखेंगे। शीतोष्ण हो गया, क्या हो गया, शीतोष्ण। सत्यासत्य हो गया, सत्यासत्य, दो शब्द हो गए। सत्य सत्य नहीं, सत्य धन असत्य से सत्यासत्य बना है। कुछ किसी को कहा और कुछ सुना, कहा सुनी हो गया, कहा सुनी। क्या होता है, कहा सुनी होता है। ऊंच नीच हो गया, विलोम हो गए। ऊंच ऊंचा, नीच नीचा, ऊंच ऊंचा, नीच नीचा। बहुत बढ़िया। भाई बहन, अरे भाई साहब, भाई बहन कैसे, भाई बहन एक दूसरे के विलोम है क्या? भाई बहन द्वंद्व समास में तो आएंगे, लेकिन एक दूसरे के विलोम है क्या भाई बहन? आप कभी भी इस तरह से ना करना कि उनका विलोम कर दो। पापा का विलोम क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हर शब्द का आप विलोम बना दे। हर शब्द का विलोम शब्द या उल्टा शब्द नहीं होता। ठीक है, मैं पूछूं बोतल का विलोम क्या होगा, मैं पूछ लूं आपसे गाड़ी का विलोम क्या होगा, ऐसे थोड़ी। मिट्टी का विलोम क्या होगा, हर चीज का विलोम हम थोड़ी बना देंगे। जातिवाचक संज्ञाओं की जो ये चल आपका द्रव्यवाचक संज्ञाएं चल रही हैं, इनका विलोम थोड़ी बना दोगे। उन्नतावनत, एक बहुत अच्छा शमशीर अंसारी जी ने एक शब्द लिखा, उन्नत ऊपर की ओर, अवनत नीचे की तरफ। अंसारी जी बहुत अच्छा शब्द था आपका, उन्नतावनत। चलो जी आगे चलते हैं। एक जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं कंकड़ पत्थर। अब कंकड़ पत्थर से आपको क्या बोध होता है? अब कंकड़ पत्थर में सभी प्रकार के छोटे पत्थर बड़े पत्थर सब आगे एक ही जाति के हैं। क्या बात चल रही है कि किस कंकड़ की बात इसने की? मैं बोलूं घास फूस, तो इसका मतलब मैं सारी जितनी भी जंगल की घास फूस है उस सब की बात कर रहा हूं। घास फूस जितना भी है। सर काला गोरा, हाँ काला गोरा बिल्कुल विलोम है। ठीक है, देखा अनदेखा बिल्कुल विलोम है। गीला सूखा बिल्कुल विलोम है। बहुत अच्छा शब्द था आपका राकेश भाई, वेरी गुड। ठंडा गरम बिल्कुल होगा मीनू बमनिया। हंसना रोना बिल्कुल होगा धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी। ठीक है, हाँ देश विदेश बिल्कुल होगा जी। भैया जी मोहब्बत और नफरत बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, यहां है अब इसके शब्द लिखने का प्रिय। तो एक जाति का बोध करा, जैसे घास फूस हो गया, कीड़ा मकोड़ा बोल दें, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा मकोड़ा क्या हो गया आपका, एक जाति का। अब पता नहीं चल रहा है इसमें कीड़े मकोड़े की बात करें तो सब कुछ आ रहा है, कॉकरोच भी, बिच्छू भी, खटमल भी, सबकी बात हम कर रहे हैं, सबकी बात। जैसे मैं बोल दूं पेड़ पौधे, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सभी तरह के वृक्षों की बात कर रहा हूं। तो एक जाति की बात कर रहा हूं, मैं एक जाति की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोल दूं गाय भैंस, तो मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, दूध देने वाले कुछ पशुओं की बात कर रहा हूं, उनका बोध करा रहा हूं। गाय भैंस, गाय भैंस हो गई। और रुपया पैसा, मैं धन की एक जाति का बोध करा रहा हूं, रुपया पैसा, रुपया पैसा हो गया। अब इसमें यह मत कर देना कि जी रुपया बड़ा है तो वो प्रधान हो जाएगा, नहीं, रुपया पैसा हो गया। ठीक है, रुपया पैसा हो गया। और आपका क्या, चाय पानी हो सकता है, चाय पानी। विलोम तो नहीं है इनमें से कोई, देख लेना। एक जाति का बोध करा, नाश्ते का बोध करा, चाय पानी कराया नहीं कराया, चाय पानी। ठीक है, एक जाति का बोध कराते। दाल रोटी, ये हमारे एक दोस्त ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। मूली गाजर हो गया, हाँ जी एक जाति सब्जी का बोध कराते हैं। खाना पीना हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। बाल बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया। बहनें माताएं हो गया, बहुत बढ़िया, अरे गुड। गेंद बैट हो गए, बहुत बढ़िया, वो खेल के समान का एक बोध, एक जाति का बोध कराते हैं। लेकिन जब इतरेतर की बात होगी तो लिखा शब्द ही प्रधान होगा। जैसे हमारे कुछ भाइयों ने कहा था अभी, भाई बहन, क्या बोलोगे, भाई और बहन। तो देखो ना तो एक दूसरे के विलोम है,
क्योंकि भाई का विलोम, आप विलोम उसको लिखा करो जिससे शादी होती है। भाई का विलोम आप बोलेंगे हो जाएगा क्या? नहीं जी, विलोम आप किसी को लिखेंगे इस प्रकार से जो जाति का बोध कराता है, संभव ही नहीं है पहली बात तो। इसका सिर्फ आप लिंग बदल सकते हैं। भाई का लिंग बदल के क्या होगा? भाभी, नॉट बहन। बहन का लिंग बदलेंगे तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा? बहनोई, जीजा होता है। सर जीव जंतु, बिल्कुल ठीक है। घी दूध बिल्कुल होगा, एक ही जाति के हैं। आस्तिक नास्तिक भैया विलोम में आएंगे, बिल्कुल रोहित जी। इतना आप सोच पाएंगे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। भाई बहन, तो ये क्या है? ना तो भैया एक दूसरे के विलोम है, ना ये एक जाति का बोध कराते, तो दोनों के दोनों अपना अर्थ देंगे। जैसे कि मैं बोल दूं राधा कृष्ण, राधा कृष्ण हो गया, तो किसका? अपने नाम का अर्थ देंगे। राधा राधा का बोध कराएंगे, कृष्ण कृष्ण का बोध कराएंगे। सीताराम मैं बोलूं कभी भी सीताराम, तो किसका बोध कराते? सीता, सीता का बोध, राम राम का बोध, ये दोनों एक दूसरे का बोध। मैं बोल दूं 63 क्या होगा? 63, 63, 63 किस में आएगा? संख्या वाले जो होते हैं इसको बोलते 60 और 3 का समाहार, सीता और राम का समाहार, 60 और ऐसे बोलेंगे इसको। तो समाहार जैसे ही हम कहते हैं तो बहुत सारी किताबों और गूगल पे इसकी परिभाषा बदल जाती है और इस संख्या को बोल देते समाहार द्वंद्व समास। क्या? 60 और 3 का समाहार। वो समाहार का मतलब एक सम्मेलन को कहता है, आप उसको कभी समाहार में मत पहुंचाना, ये बात याद रखो। अन्य संख्याएं भी आप लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताई, तो वो किसमें होंगी आपका? क्योंकि 60 अपना बोध कराएगा और 3 अपना बोध कराएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये संख्याओं का बोध करा रहे हैं आपको कि 100 का बोध भी करा दें, या ये आपको 150, 63 तो 63 का ही बोध कराएगा, 150 का थोड़ी करा देगा। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होगा? अनेक प्रकार के पेड़ और अनेक प्रकार के पौधों का बोध कराता है। अनेक प्रकार के पेड़, कीड़ा मकोड़ा, अनेक प्रकार के कीड़ों और अनेक प्रकार के मकोड़ों। क्या अनेक प्रकार की राधा का बोध कराता है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा, ये सही है। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? क्या धीरे धीरे में हो सकता है द्वंद्व समास? नहीं बच्चे, वो मैं आपको बताऊंगा कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी ना, जब शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो अव्ययी भाव समास होगा। और ये विशेषण की एक पुनरावृत्ति है दोस्त, जो आपने पूछा धीरे धीरे, मंद मंद, ये आएंगे आपके सब अव्ययी भाव में, वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें जी, आगे समझें। अगला यानी कि आपका चौथा समास आता है। चौथे समास है ना, या पांचवा पढ़ रहे हैं हम? एक बार बताना। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। मुझे बताएं एक बार, द्वंद्व में कितने पद प्रधान थे? दोनों पद प्रधान थे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है आपका? इसकी परिभाषा होती है जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद, अब प्रथम पद से मतलब क्या होगा जानते हैं ना? मैं पूर्व पद की बात कर रहा हूं। पूर्व पद कैसे? देखो, इसके लिए तुमको कुछ चीजें याद करनी होती अव्ययी भाव समास के लिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे हम लिखेंगे, लिखना, जिन शब्दों में, जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो, जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो, उपसर्ग का प्रयोग हो। अब आप कहेंगे भैया उपसर्ग क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। उपसर्ग और प्रत्यय, और प्रत्यय, ये दोनों शब्दांश होते हैं। यानी पूरे शब्द नहीं होते मित्र, क्या होते हैं ये? शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का
अंश हिस्सा होते हैं। और उपसर्ग लगता है शब्द से पहले। जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था, आप लोग देख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, सुविचार। सु माने अच्छा और विचार यानी कि कोई ख्याल। ठीक है, शब्द से पहले। और प्रत्यय कब लगेगा बताएं जरा? शब्द के बाद लगेगा, शब्द के बाद। तो उपसर्ग जो शब्द से पहले लगता है, शब्द से पहले लगता है, जैसे कि मैं एक शब्द बोल दूं आपसे, बेशर्म। ध्यान से देखना मित्र, तो शर्म का अपना एक अर्थ है या नहीं है? लाज, शर्म, सेम जिसको आप बोलते हैं शर्म। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा बेशर्म, तो ये क्या था? ये उपसर्ग था। और उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने का, यानी कि उस शब्द पर विशेष प्रभाव डालने का काम करते हैं। भाई शर्म क्या था? लाज। तो जैसे ही मैं बोल दूं बेशर्म, तो अर्थ बदला कि नहीं बदला? ये बताइए। यानी अब कैसा हो गया? बिना शर्म का हो गया। वफा, उसका क्या हो जाता है आपका? बेवफा। यानी कि वफा का मतलब है कि किए हुए प्रॉमिसेस पूरे, ये वफा है। और बेवफा का मतलब क्या होता है? किए गए वादे जो पूरे ना हो। तो विलोम हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। जैसे किसी का होता है आपका ईमान। ईमान किसको बोलते हैं आपका? ईमान कहते हैं कि अगर हम उसको परिभाषित करें तो बड़े शब्द लगेंगे। वैसे ईमान हम कह सकते हैं कि दूसरे को हानि ना पहुंचाने का गुण, ईमान। लेकिन बेईमान कर दूं तो जिसका कोई ईमान नहीं है, वो दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो समझ गए मित्र? एक बार थम्स अप करें उपसर्ग क्या होता है। ये हम हालांकि अध्याय पढ़ेंगे पूरा उपसर्ग और प्रत्यय का, तो हम कहेंगे उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या फिर बदलने का प्रयास करते हैं, और या कम से कम प्रभाव तो जरूर डालते हैं। 3 बिंदु होते हैं, तीनों बिंदुओं को हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उपसर्ग का प्रयोग हो तो उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी उपसर्ग हो सकता है जो पहले लग जाए शब्द से पहले। जैसे इसमें से प्रमुख होते हैं आपका ए उपसर्ग हो जाता है, आ हो जाता है आ, नी हो जाता है नी। ठीक है, निर हो जाता है निर, निर। ठीक है, से लग जाता है, प्रति हो जाता है, प्रति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यथा हो जाता है यथा, यथा से बनने वाले शब्द, भर से बनने वाले शब्द। ठीक है, भर से, अनु से बनने वाले शब्द, जैसे अनु आ जाता है जिन शब्दों में, अनुरूप हो सकता है, अनुरूप हो सकता है, अति शब्द हो सकता है, अति, अति शब्द हो सकता है, बे हो सकता है, बे हो सकता है, क्या हो सकता है? बे। और अन्य भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये कुछ पहचान है। ठीक है, तो क्या पूछेंगे? ए आ ई न, क्या बोलेंगे जी भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है, हमारे आशीष पाल जी ने, नी से निडर बन जाएगा जी। नी से निडर बन जाएगा। इस तरह से शब्द बनाने का प्रयास कीजिए जैसे मैं बनाता हूं। ऐसे शब्द बनाइए। कौन कौन से? ऐसे हमारा शब्द बन जाएगा दोस्त, उदाहरण लिख सकते हैं आप। ऐसे हमारा शब्द बन जाएगा, ऐसे अनाथ बन गया, जैसे कि अनाथ बन गया, असत्य बन गया। यही नज तत्पुरुष में भी आएगा, तब मैं आपको ए बताऊंगा वहां पर भी। ठीक है, अनाथ हो गया, असत्य, ऐसे होने वाले, अशुभ हो जाएगा, अशुभ। लेकिन मैं बोल दूं शुभ अशुभ तो वो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, आ से क्या हो जाता है? आजन्म हो जाता है, आजीवन हो जाता है, आजन, आजीवन, आमरण अनशन, मरने तक। जीवन, आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन पर्यंत, आजन्म, जन्म तक। ठीक है, आजीवन हो गया, आमरण
मरने तक आमरण, क्या बोलोगे? मरने तक आमरण होता है, आमरण हो जाएगा। नी से बताइए, नीडर शब्द हो गया, नीडर क्या हो जाएगा? सॉरी, उपसर्ग है तो उत्क्षिप्त नहीं आएगा, नीडर। नी से लिखिए आप भी शब्द, सारे दोस्त बोलेंगे जी। निर्भय, हाँ वहां पर निर आएगा। सर यथा का मतलब क्या होता है? यथा का मतलब होता है अनुसार। जैसे मैं बोल दूं यथाशक्ति, तो मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। मैं बोल दूं यथा रूप, तो रूप के अनुसार। लिख लेना इस बात को भी। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने हमारे ने लिखा निधड़क, निधड़क, नी से निधड़क हो गया, ठीक है। निर से क्या बन जाएगा आपका? निर्जीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्जीव बन जाएगा। निर्विरोध बन जाएगा, निर्विरोध, निर्विरोध बन जाएगा, निर्विरोध, ठीक है। या हम लोग बात कर सकते हैं, नी से एक शब्द निरोग भी बन जाता है, निरोग। आप कहेंगे भैया आपने तो वहां पर लघु ई बताई थी, यहाँ तो दीर्घ आ गया। ये संधि में बताऊंगा, नीधन रोग दीर्घ ई का निर्माण कर देता है और शुद्ध शब्द होता है नीरोग, ठीक है। से सैनाथ हो सकता है, माता पिता के साथ में सैनाथ। प्रति से तो बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, प्रतिपल, ठीक है। प्रतिपल हो गया आपका। जैसे प्रति से और शब्द सोचिए क्या बना सकते हैं हम लोग? प्रतिशत शब्द बना सकते हैं, प्रतिशत, प्रतिशत हो गया आपका, ठीक है। एक इससे प्रत्येक शब्द बना सकते हैं, जब मैं यर्ण संधि बनाऊंगा तो आप जानेंगे। प्रत्येक, एक प्रतिघात, सॉरी प्रत्याघात होता है, प्रत्याघात, माफ करें, प्रत्याघात, ठीक है। यथा से बनाइए शब्द, यथा से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे। अब देखो, जैसे मैं बोल दूं आपसे यथा योग्य, तो इसका मतलब क्या होता है यथा का? भाई सब समझना, इसका एक अर्थ लिख लेना। यथा योग्य यानी कि योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। इसका मतलब होगा मित्र आपका कि यथा का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जैसे एक शब्द होता है यथावत, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसे के अनुसार, ठीक है। जैसे यथार्थ शब्द हो सकता है, यथार्थ होता, यथा आ गया, यहां भी यथा आ गया। हाँ, एक बे शब्द से लिख सकते हैं, बेशर्म हो गया, अभी लिखाया था मैंने, सॉरी, बेशर्म, बेवजह, क्या बोलेंगे? बेवजह, बेवजह हो गया। भर से लिख सकते हैं, भरसक प्रयत्न किया उन्होंने, पूरा दम लगाकर, भरपेट, भरपेट, ठीक है। अति से लिख सकते हैं अति, अतिवृष्टि यानी कि अधिक वर्षा। अत्यधिक शब्द हो सकता है, अत्याधिक मत लिख लेना, अत्यधिक, ये मैं आपको सिखाऊंगा निर्माण शब्दों के समय पर। अनु से लिख सकते हैं अनुकरण, अनुकरण। अनुसार शब्द लिख सकते हैं, अनुसार, क्या बोलोगे? अनुसार, जिसमें कि अनु का प्रयोग होता हो, किसका? अनु का। अनुगमन शब्द हो सकता है, अनुगमन शब्द हो सकता है। निरोग होगा या निरोग, ये होगा, सिखाऊंगा मैं आपको संधि के समय पर, ठीक है। दरअसल में ये होता है, अभी भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नी एक उपसर्ग होता है, नी धन रोग, जब विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है नीहि धन रज, तो संधि का एक नियम आएगा कि यदि संधि से पहले कोई स्वर ई है और बाद में उसका निर्माण रे से हो, तो इधर एक स्वर्ग आता है, स्वर आता है, क्योंकि नी में क्या है? मैंने आपको बताया था नी में न मत समझना, सॉरी सॉरी, न धन ई, क्या बोलोगे? ने। और ये दो कभी भी आ सकती हैं, ठीक, क्लास में भी आ सकती हैं। एक आने के बाद में माइक बंद कर लूंगा मैं, ये मतलब बचपन से ही आती हैं दो छी।
और ये पूरे दिन में कभी भी आ सकती हैं। ना धन ई, तो क्या बोलोगे? ई के बाद में रहे तो ये दीर्घ ई का निर्माण करते हैं भाई साहब। निरोग बनेगा, नीरज कभी नहीं हो सकता, नीरज होगा, नीरज। ऐसे ही एक शब्द बनता है नीरव, ये 3 ही प्रचलित उदाहरण हैं इसके। निधन रव, क्या बोलोगे? कभी निरव नहीं हो सकता, नीरव होगा, तो दीर्घ ई ही लगानी है, ठीक है। तो निरोग नहीं लिखना, नीरोग लिखना है, ओके। नहीं तो आप शब्द को गलत लिख जाएंगे। समझे भाई साहब? इतनी बात में कोई दिक्कत, किसी को इतनी बात में कोई परेशानी? बोलेंगे जी कुछ भी हो, कुछ भी उपसर्ग आपको हो, ऐसा नहीं है कि यही उपसर्ग होंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये क्या सिर्फ यही उपसर्ग होंगे? नहीं, यही नहीं, लाखों करोड़ों शब्द हो सकते हैं, ठीक है। अनूप विश्वकर्मा, ये सही चलता है, सॉरी, गॉड ब्लेस यू। बहुत ठीक जी, कोई दिक्कत? समझे कि उपसर्ग यदि होगा, उपसर्ग यदि होगा तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव होगा। चिड़ी मार के अभी दोस्त बात मत करो, मैं आपको सिखाऊंगा ये सब कुछ। चिड़ी को मारने वाला, वहां कर्म आएगा, ठीक है, वहां तब तत्पुरुष आएगा आपका। बेधड़क हो जाएगा जी, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। बेरहम बिल्कुल होगा। बेवक्त, बहुत अच्छा शब्द लिखा आपने नीतू शर्मा जी। अनुशासन, संतोष सिंह राजपूत जी, आपने बहुत अच्छा शब्द लिखा, ठीक है। यथा संभव का अर्थ बता दीजिए सर। अभी तो बताया, यथा का मतलब के अनुसार, यानी कि आपका, अब आप ऐसे बोलो थोड़ा सा, यथा संभव, संभव के अनुसार। तो संभव के अनुसार से क्या बनेगा? तो अर्थ थोड़ा पूर्ण सा नहीं लगता, तो आप लिख देना कि क्या बोलेंगे? संभावना के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है संभावना के अनुसार? कैसे? जैसे आपके कोई रिश्तेदार बोले कि भाई साहब हमारा ये काम कर देना, तुम कहो यथा संभव, मतलब तुम उनसे कह रहे हो कि संभावना के अनुसार, अगर संभावना होगी तो मैं ये काम करा दूंगा। संभावना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी, ऐसे होता है, ठीक है। समझ पाए जी, समझ पाए, बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं, अगली बात क्या होगी? दूसरी बात पर इसमें आ जाओ। एक तो हमने जाना उपसर्ग, दूसरा होगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना शब्द का। पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास में जाएंगे। अब पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार यदि आए, अव्ययी भाव समास में या अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत मित्र आते हैं। कैसे, कौन कौन से शब्द हैं? मैंने बोला कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पुनर्धन आवृत्ति। पुनः यानी कि फिर से, और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी फिर से आए। जैसे मैं कोई शब्द बोल दूं आपसे, गांव गांव, उन्होंने गांव गांव जाकर के मेहनत की, तो गांव गांव को मैं रेखांकित कर दूं और बोल दूं गांव गांव में कौन सा समास होगा? तो गांव शब्द कितनी बार आ गया? एक बार की एक से ज्यादा बार? तो ऐसे पुनरावृत्ति होती है। तो जैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, यानी संज्ञा आप जानते हैं या नहीं जानते? यस और नो, यस और नो। तो आप बोलेंगे हाँ जी भैया, संज्ञा की पुनरावृत्ति हम संज्ञा को तो जानते हो, पुनरावृत्ति देखेंगे। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि घर है, तो घर एक संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा शब्द है, हाँ जी। और मैं इसी शब्द को दोबारा से पुनरावृत्त कर दूं, यानी कि 2 बार लिख दूं, 2 बार लिख दूं। बहुत अच्छा लिखा शुभम सिंह जी ने एक शब्द, हाथों हाथ, बहुत बढ़िया। पल पल, पल पल दिल के पास वो रहती हैं। क्या बोलोगे? घर घर, पल पल, और क्या हो सकता है मित्र आपका? और बहुत सारे शब्द, हम गांव गांव बोल सकते हैं। अभी मैंने बोला था गांव गांव, गांव गांव हो सकता है। हाथों हाथ, उसने हाथों हाथ फैसला कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां जरूरी नहीं है योजक चिन्ह लगे, हाथों हाथ, ओ लगे तो योजक चिन्ह नहीं आएगा, बीच में ओ लगे यदि। हाथों हाथ,
वह रातों रात तरक्की कर रहा है, उसका कारोबार दिनों दिन बढ़ रहा है, उनके घर में खुशियां दिनों दिन बढ़ रही हैं, दिनों दिन, क्योंकि दिन एक संज्ञा शब्द है, पुनः पुनः बिल्कुल हो जाएगा, कानो कान बिल्कुल शब्द होगा, कानो कान किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए और परीक्षा में कानो कान को रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा आपसे कि बताइए भाई साहब कि कानो कान में क्या होगा, तो कान एक अंग है, तो संज्ञा तो है ही, ठीक है। हाँ, उसने प्यार प्यार में लूट लिया ये ठीक है, प्यार प्यार भाववाचक संज्ञा है भाई साहब, उसने प्यार प्यार में लूट लिया गली गली बिल्कुल होगा, गली गली बात चली, बहुत बढ़िया। नहीं, धीरे संज्ञा थोड़ी है, अभी आप ऐसे करेंगे, थोड़ा विभेद करना, अभी संज्ञा सोचना, धीरे क्या संज्ञा है, संज्ञा सिर्फ लिखिए, धीरे तो विशेषण है, धीमी गति, धीमा विशेषण को दर्शाता है, धीरे मंद तेज ये सब विशेषण को दर्शाते हैं, बहुत बढ़िया। साफ, साफ भी विशेषण है, साफ भी विशेषण है, जैसे मैं बोलूं साफ रास्ता, तो रास्ता विशेष्य हो गया और साफ क्या है, विशेषण है, रास्ते की विशेषता बता रहा है, साफ जगह तो जगह की विशेषता बता रहा है, संज्ञा लिखिए अभी, वैसे सही है, शब्द तो सारे ही हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग एक बार संज्ञा को भी सोचिए, थोड़ा सा सोचिए बस, ऐसे तो आगे फिर आएगा सर्वनाम की पुनरावृत्ति, और सर्वनाम की पुनरावृत्ति कैसे होगी जी, सर्वनाम शब्द कितने बताए थे मैंने आपको, पहले ये बताइए जरा, तब जाने बात को कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, कुछ एक सर्वनाम था, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, कोई ना कोई, तो कोई कौन है, अनिश्चयवाचक है, मतलब निश्चित ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, बहुत बढ़िया। एक ने कहा है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो सच सच और साफ साफ बोल दो ये सही है, तो सच सच और साफ साफ ये भाई साहब क्या होंगे आपके, हमारी बहन जी ने एकदम ठीक लिखा, ये क्या होंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे होंगे आपके अव्ययी भाव समास, ठीक है। 11 लिखा है बहुत सारे दोस्तों ने, कुछ दोस्त मेरे 6 लिख रहे हैं, कुछ 13 लिख रहे हैं, वैसे खुशी की बात यह है ज्यादातर 11 लिख रहे हैं, और यही जो 6 लिखते हैं यही ना पढ़ने वाले हैं, यही फिर अगर आपने आज अपने इस अध्ययन को नहीं बदला, जब आप मैंने कहा कि निश्चित नहीं है तो ना बोलिए, निश्चित है कुछ तो बोलिए, भूलना नहीं है, सीखना है, नहीं जानते तो एक बार जानिए, इसके बाद में फिर आप रह जाते हैं, फिर आप लोग एडिट करते हैं उस पर जाकर के, और फिर सिलेक्शन से नाराज लोग कहते हैं कि RWA धोखाधड़ी करवाता है, फिर एक ऐसा वर्ग डेवलप करते हैं लोग पैसे दे करके, ऐसे संस्थान जो इस सिलेक्शन प्रोसेस से परेशान हो जाते हैं कि RWA कितने सिलेक्शन क्यों, वो फिर बच्चों को भड़काते हैं, पैसे देते हैं, पैसे दे करके लोगों से बुलवाया जाता है, वित्र निराशा तक नहीं पहुंचना है, बहुत अध्ययन करना होगा प्लीज, अगर नहीं जानते ना तो कभी हमेशा भूलना नहीं है उस बात के ऊपर, ना कमेंट में ना जीवन में, आप इतनी सिर्फ एक इतनी सी एक रेखा निश्चित कर लो कि जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कहीं भी चीजें आसान हो जाएंगी, दिक्कत ही है कि जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं, ठीक है। सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो जाएगा मित्र, ये नहीं है कि आप 6 कह रहे हैं, सीख जाएंगे सब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था उस दिन मस्तिष्क में जगह घिरती है उसे एक बात की, विशेषण की पुनरावृत्ति, तो क्यों ना सटीकता के साथ चले, गुंजाइश ही ना छोड़े कोई, क्या बोलोगे, विशेषण की पुनरावृत्ति यानी विशेषण 2 बार आ जाए, जैसे वह
मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद। वह धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे से तुम मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, साफ साफ, साफ साफ हो गया आपका। एक होता है इसमें बड़ा चर्चित है, बहुत पूछा जाता है भाई साहब, धड़ाधड़, धड़ाधड़। मैं कहूं कि सबसे ज्यादा मैंने देखा हो परीक्षाओं में। बहुत बढ़िया। हाँ, रिवीजन जरूरी है। ठीक है सर, परिश्रम में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है बच्चों। ठीक है, ठीक है अमन यादव जी। किसको कौन मिले क्या पता। संज्ञा की पुनरावृत्ति हो गया, संज्ञा की पुनरावृत्ति। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, मैंने आपको, आप ध्यान से देखिए, कर्मधारय में एक शब्द बताया था, सुविचार। तो सु माने अच्छा मैंने आपको बता दिया, और विचार बता दिया। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे होंगे भैया सु एक उपसर्ग भी हो सकता है, सुगम। सुगम क्या होगा? मंद मंद ठीक नहीं लिखा है भैया। अच्छा, मंद मद लिख दिया मैंने, ठीक है सॉरी, मंद मंद होगा। तो आप कहेंगे अब सुविचार में हमको दो चीजें सोचने में आई भैया, हम दो चीजों पर मजबूर हुए, और सोचना ही चाहिए आपको। आप कहेंगे सुविचार में, अब आपने कह दिया कि भैया अगर पहला अक्षर जो है वो आपका सुविचार, पहला अक्षर आपका उपसर्ग है तो अव्ययी भाव होगा। अब मैं इसको कर्मधारय चुनूं, अगर दोनों ही विकल्प में आ जाए तब क्या चुनूं? तब आप चुनेंगे अव्ययी भाव को। किसको चुनेंगे? अव्ययी भाव को चुनेंगे। और ये मैं आपको बताता भी रहूंगा, तो समझे, कभी भी कंफ्यूजन होगा यदि उपसर्ग पहले है, अगर भैया अव्ययी भाव नहीं है तब क्या चुनना है? तब तो कर्मधारय यानी सु अर्थ देगा अच्छा का। यानी एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है उस समय कि आप जानते हैं विशेषण और विशेष्य को या नहीं। ठीक है दीपक चौधरी जी, क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा। और लेकिन दोनों हैं तो क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव। थोड़ा थोड़ा हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है साकिल, क्यों नहीं होगा? मतलब वो सारे होंगे, मैं तो बस बंटवाने की कोशिश कर रहा हूं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में बांटिए, बाकी दुनिया के सारे शब्द होंगे। यार मेरे तो धक धक हो रेला है, ऐसे थोड़ी लिख के देगा वाक्य, धक धक हो रही है, धक धक तो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और कल हम चलेंगे फिर बहुव्रीहि समास और फिर तत्पुरुष समास की तरफ। ठीक है, नजरों ने उनको जब जब देखा, हंसता देखा, खिलता देखा। तो पढ़िए, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। बड़ा अध्याय है, प्रश्नों की संख्या हमेशा पूछी जाती है। फिर इसके बाद में संधि जाएंगे, संधि भी इतना बड़ा अध्याय होगा, लगभग 4 कक्षाओं का। और फिर तो बड़े छोटे छोटे चैप्टर बच जाएंगे। फिर आएंगे वॉकेब पर, शब्द ज्ञान पर। बड़ा अच्छा अनुभव हमारा वहां रहेगा, बहुत सारी चर्चाएं हमारी होंगी वहां, शब्दों के साथ में हम बहुत सारी अन्य चर्चाओं को भी कर पाते हैं। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते।